नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। इन दिनों मुल्क के दो बड़ी रियासतों में और सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर काफी अहम दो बड़ी रियासतों में सियासी हलचल मची है। बल्कि यूं कह लें कि एक तरह का वो सियासी हलचल है, उससे कहीं ज्यादा एक तरह का वो सियासी जो है वो जलजला है। जी हाँ, जिस तरह से आप सब वाकिफ हैं कि महाराष्ट्र में लगातार ये कोशिश हो रही है कि कैसे उद्धव ठाकरे वो अपनी इक़्तिदार को बरकरार रख पाते हैं, या फिर ये कि बीजेपी जो है एक बार फिर से वहां इक़्तिदार पर काबिज हो सकती है। इसको लेकर वहां लगातार तगदो जारी है। और इसी बीच जो अब अहम खबर आ रही है वो बिहार से है। खबर के मुताबिक बिहार में इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ बहुत एक लंबे खेल का इशारा दे रहे हैं। दरअसल बिहार में आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी कुछ घंटों पहले तक, लेकिन अब आपने सुना है तेजस्वी यादव को खुद वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो कैसे बन गई है आरजेडी बिहार में, अब सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई, सवाल ये है। उसका जवाब ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, ये जो पार्टी है जिसने 2020 के गुज़श्ता बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 MLA जिताए थे। MIM के कुल 5 MLA जीत कर आए थे और 5 MLA थे, इनमें से 4 MLAs ने MIM से पाला बदल कर आरजेडी का रुख कर लिया है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव इतने जोशीले अंदाज में अब यह कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में, बिहार असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी अब आरजेडी बन गई है। तो खबर तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो ताकत है बिहार में उनकी पार्टी की, वो कमजोर पड़ गई है। 5 में से 4 MLA वो आरजेडी में शामिल हो गए। सिर्फ एक शामिल नहीं हुए, वो है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान का जो अपना आप कह सकते हैं जो सियासी ईमान है वो उन्होंने उन्हें जो है रोके रखा है। और उन्होंने जो कि MIM के बिहार में रियासती सदर भी हैं, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उनके अलावा बाकी 4 MLA ने आरजेडी का पाला थाम लिया है। तो खबर तो ये अहम है, लेकिन इस बात से ज्यादा तेजस्वी यादव इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि अब विधानसभा में, बिहार असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। इसका क्या मतलब है? तेजस्वी यादव इस पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? क्या यह किसी आगे आने वाले बड़े सियासी उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है? आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा बिहार की मौजूदा जो सियासी हालात है उस पर, और इसको आगे के तौर पर, आगे के सियासी हिकमत अमली के तौर पर कैसे देखा जाए? बीजेपी के लिए यह खबर कैसी है? जेडीयू के लिए यह खबर कैसी है? MIM के मुस्तकबिल के लिए यह खबर कैसी है? और खासतौर से आरजेडी इससे क्या उम्मीदें पाल रहा है? ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। पुराने घर में वापसी इन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो सियासी तड़का ओवैसी को झटका, असदुद्दीन ओवैसी को यह झटका कितना भारी पड़ेगा? उनकी पार्टी के जो मुस्तकबिल को लेकर ये झटका कितना जो है उन पर असरअंदाज होगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं हैदराबाद से, और तेलंगाना में उनकी अच्छी पकड़ है। हर बार जब भी असेंबली का इलेक्शन होता है तो कभी 7, कभी 8, कभी 9 उनके MLA जीत कर आते हैं। लेकिन इस बार यानी कि बिहार का जो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब हुआ था उसमें MIM ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी उसके मुताबिक। तो हम कह सकते हैं कि MIM का जो नेक्स्ट यानी कि जो दूसरा हैदराबाद के अलावा या तेलंगाना के अलावा जो एक स्ट्रांग होल्ड था, वो कहीं ना कहीं बिहार नजर आ रहा था कि बिहार में उनकी पार्टी के 5 MLA पिछली बार चुनाव जीत चुके थे। लेकिन इस सेकंड MIM के स्ट्रांग होल्ड में अब ये जो एक जलजला आया है, ये जो सियासी झटका है और ये आरजेडी की तरफ जा रहा है। MIM के 4
एमएलएज आरजेडी से जुड़ गए हैं, आरजेडी में उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तो इस खबर के बाद, इस तब्दीली के बाद क्या यह समझा जाएगा कि जो एमआईएम है वो बिहार में बिल्कुल वो कमजोर हो जाएगी, और या फिर क्या आने वाले दिनों में एमआईएम का वहां जो सियासी मुस्तकबिल है वो काफी तारीख हो जाएगा? और आखिर इन 4 एमएलएज ने अगर पाला बदला है तो क्यों बदला है, यह भी एक अहम सवाल है। तो ऐसे कई सवालों के साथ हम आज इस मौजू पर बने हुए हैं। दरअसल ऐसी खबरें भी जा बजा आ रही थी, काहे बगाहे ऐसी खबरें आ रही थी कि जो एमआईएम के एमएलएज हैं वो जो है राब्ते में है आरजेडी के। लेकिन सवाल इस बात को लेकर पैदा होता है कि आरजेडी को इससे मजबूती क्या मिल रही है, और क्या ये आगे एक बड़े सियासी खेल का एक हिस्सा है? आखिर तेजस्वी यादव बार बार इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि अब जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है? उनको सीधे तौर पर हासिल क्या हो रहा है, या आने वाले दिनों में हासिल हो क्या सकता है? वो तो अपोजिशन में है, और पहले भी एमआईएम अपोजिशन में थी, आरजेडी भी अपोजिशन में थी, अपोजिशन का आंकड़ा 1 था। तो अब इनके साथ आ जाने से किस तरह का ये फायदा ज्यादा इनको नजर आ सकता है? ये तो ठीक है कि भाई आपकी ताकत बढ़ गई, आप जो है अब 79 तक पहुंच गए, लेकिन ये तो पहले भी एमआईएम जो है वो जो सत्ताधारी दल अभी वहां पर यानी कि जेडीयू और बीजेपी के साथ नहीं थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस वक्त वहां बिहार में बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इन तीनों पार्टियों का जो है वो एक गठबंधन है, और उनकी जो है वहां पर इख्तिदार में वो हैं। तो एमआईएम तो पहले भी जो इख्तिदार वाली पार्टियां उनके साथ नहीं थी, पहले से भी अपोजिशन में थी। तो इसका फायदा सिवाय इसके कि जो अपोजिशन की पार्टी आरजेडी है उसके नंबर्स बढ़ गए उनके एमएलएज के, उसके अलावा और क्या है? क्या तेजस्वी यादव के ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में कभी कोई ऐसे हालात बनेंगे जब कोई शायद ऐसा कुछ हो कि कोई पार्टी जो है अलग हो जाए या कुछ हो जाए, फिर उस वक्त ये कहने को होगा कि भाई सबसे बड़ा जो दल है या सबसे बड़ी जो पार्टी वो हम हैं, तो क्या हमें आप कॉल करें? तो क्या इसका एक फायदा कुछ नजर आ रहा है? मतलब ऐसी बहुत सारी इम्कानात है जिसको लेकर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो इस बारे में इतना इस तरह से वो खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको जो तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से बात की है रूबरू होते हुए, वो पूरी उनका जो बयान है वो आपको सुनाना चाहता हूं, ताकि इससे हम कुछ और आगे बात शुरू कर सकें। जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, न शिक्षा है न चिकित्सा है, और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है, और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है। वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है, चाहे जो उदयपुर की घटना है हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है, और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इससे बल मिला, और ये समय की मांग था, और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया है। आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़ के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया। ये क्या है? इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे।
तो सुना आपने आरजेडी के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, वो क्या कह रहे थे कि बिहार में अब जो आरजेडी है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और ये वक्त का तकाजा था। और उन्होंने कहा कि वो ये इस बात की अपील कर रहे थे कि आरजेडी को मजबूत कीजिए। तो इससे साफ इशारे मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने, यानी उनकी पार्टी की तरफ से एक कोशिश थी कि एमआईएम के लोग भी जो उनके साथ जुड़ जाएं। तो अब ये तो हो गया कि 79 एमएलएस के साथ जो सबसे बड़ी पार्टी यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो एक हम कह सकते हैं कि टैग जो होता है वो अब आरजेडी के साथ जुड़ गया है। लेकिन उसके फायदे क्या हो सकते हैं? क्या आरजेडी जो अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है, क्या वो अब इस पोजीशन में आ गया है कि वो सरकार बनाने का क्लेम कर सके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 283 जो मेंबर पार्लियामेंट की वहां पर, माफ कीजिएगा, मेंबर असेंबली की जो सीट है वहां पर कुल 243, तो 243 के लिए जो हाफ वे मार्क है वो अभी भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में किस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है आगे के लिए? क्या हो सकता है आगे? पहले मैं जरा आपको बता दूं कि ये जो 4 जो एमएलएज हैं एमआईएम के, जिन्होंने एमआईएम को छोड़ा और आरजेडी ज्वाइन कर लिया, उनके नाम हैं मोहम्मद इजहार आसफी जो कोचाधामन से एमएलए हैं, शाहनवाज आलम जो जोकीहाट से एमएलए हैं, सैयद रुकनुद्दीन बैसी से एमएलए हैं और अजहर नईमी ये बहादुरगंज से एमएलए हैं। सिर्फ और सिर्फ अख्तरुल ईमान जो आरजेडी के बिहार माफ कीजिएगा बिहार एमआईएम के सदर हैं, उन्होंने एमआईएम को नहीं छोड़ा है, वो अब भी एमआईएम के साथ है। उनके अलावा 4 लोगों ने छोड़ दिया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फिलहाल मैं उनका तारुफ करा दूं और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है जेडीयू से सैयद अफजल अब्बास और बीजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं असफर शमसी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं असफर शमसी साहब, मैं सबसे पहले आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कि एमआईएम के 4 एमएलए आरजेडी में चले गए और तेजस्वी यादव जो है इसे कह रहे हैं कि अब आरजेडी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इसका क्या फायदा है ऑपोजिशन को, और अगर कोई नुकसान है तो क्या नुकसान है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के बहुत सारे स्टेट्स में हमारे डायरेक्ट हुकूमत है और कई जगह पर हमारे संगठन हमारा गठबंधन है। तो इसलिए बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कि आईएमए के लोग जो आरजेडी में गए हैं, तो देखिए ये तो एक्सपोज हो गए ना। जी बोलें आप। की पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं या धर्म पे आधारित राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, तो वो डायरेक्ट हैं और इनडायरेक्ट आरजेडी वाले हैं। इसलिए कि इनकी भी सियासत उसी पे है। इनकी पूरी सियासत वोट के अर्थमेटिक पर है, अकलियत के वोट के अर्थमेटिक पर है। और जब इनको अकलियत के लोग रिजेक्ट करते हैं, और जैसा कि देखा कि जो पिछला चुनाव हुआ, उस चुनाव में खास करके जो सीमांचल क्षेत्र था, तो आरजेडी के जो कैंडिडेट थे वहां अकलियतों ने उनको रिजेक्ट किया और वहां पर जो है जो जीते वो आईएम के लोग जीते, आईएमआई के लोग जीते जी। तो वो लोग जीते, तो उनकी सियासत डायरेक्ट है, धर्म पे आधारित, देश को तोड़ने पे आधारित, और ये इनडायरेक्ट है। तो मैं तो इनको कहूंगा कि ये जो आरजेडी वाले हैं, इनकी भी सियासत एक्सपोज हो गई जी। और इसलिए एक्सपोज हो गई कि देखिए देश में और राज्य में 2 विचारधाराएं चल रही हैं। लेकिन बीजेपी का फिलहाल ये तो नुकसान होता दिख रहा है कि बिहार विधानसभा में, बिहार असेंबली में जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, वो अब बीजेपी नहीं रही। आपकी पोजीशन को आपको पीछे करके आरजेडी आगे बढ़ गई। नहीं, 2-4 सीट वो आगे बढ़ गए, पीछे बढ़ गए, उससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है? उससे थोड़ी वो क्या सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे और पीछे 2 सीट आगे अगर हो गए, देखिए बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए को दिया है और जब एनडीए को जनादेश मिला है तो इन लोगों की कोई वैकेंसी नहीं है। यह सरकार ठीक है। मैं हमारे साथ जुड़ चुके एमआईएम के तर्जुमान में पहले उनका रिएक्शन ले लेना चाहता हूं। असफर शमसी साहब अब हमारे साथ बने रहे। मुमताज आलम रिजवी साहब है। मुमताज साहब, इतना बड़ा झटका ये कैसे हो गया? अचानक ये कैसे हो गया? क्या पहले से बातचीत चल रही थी आपके एमएलएस की, और क्या पार्टी के आला कमान को उसके बारे में कोई भनक नहीं मिली थी?
देखिए, ऐसा है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। खास तौर से जो लोग सच की लड़ाई लड़ते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं और जो संविधान के तहत मिल्लत की आवाज उठाते हैं, उनके साथ वो ये नुकसान तो होता रहता है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जाहिर है कि खबर न रही होगी, अब मीर जाफर कोई बन जाए, कोई इब्नुल वक्त हो जाए तो उसका कैसे पता लगाया जा सकता है। और चूंकि बैरिस्टर साहब इतनी मोहब्बत करते हैं अपने लोगों से, उन पर इतना एतमाद करते हैं, इतना यकीन करते हैं कि अगर किसी ने मान लीजिए कोई कहा भी होगा तो उन्होंने मना कर दिया होगा कि सब बकवास है, फालतू बातें हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा विश्वासघात जिसको कहते हैं वो किया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो मीर जाफर बन के उभरे हैं, ये कैसे जाएंगे अपने इलाकों में, अपने हलकों में कैसे जाएंगे? क्योंकि लोगों ने एमआईएम को वोट किया था। लोगों ने, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनके चेहरे पर, उनकी हक बयानी पर और उनकी एक जो मिली रहनुमाई है, उसकी बुनियाद पर उन लोगों ने एतमाद जाहिर किया था और इनको वोट किया था। तो इसलिए इन्होंने जो चोट की है, इनको चोट मिलेगी, आप देखिएगा। और दूसरी तरफ ये कि जो आरजेडी है, उसको मैं हैरत में हूं कि आखिर जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दावा कर रही है, वो बीजेपी की चाल कैसे चल रही है? बीजेपी पर ये तोड़ने का इल्जाम लग रहा था और वही काम अब आरजेडी कर रही है। तो ये बहुत ज्यादा हैरत। कोई चीज टूटती है तो दो बातें सामने आती है कि या तो तोड़ने वाला ज्यादा मजबूत है या जो टूट गया वो बहुत कमजोर था। आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं दोनों को ही मानता हूं, चाहे वो तोड़ने वाला मजबूत हो। देखिए, ऐसा है कि आरजेडी कोई हुकूमत में तो है नहीं कि साहब ये हम कह लें इस टाइम तो इसीलिए तो ये सवाल ज्यादा खड़ा हो रहा है कि वो हुकूमत में नहीं है, फिर भी आपके एमएलएस क्यों चले गए? और क्या लोगों में ये बात नहीं फैलेगी कि भाई हमने भरोसा करके एमआईएम के लोगों को जिताया, वो बीच रास्ते से उन्होंने जो अपना रास्ता बदल लिया, तो क्या आने वाले दिनों में आप पर भरोसा करेंगे वो लोग फिर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आवाम, देखिए, इसमें एमआईएम का क्या कसूर है? लोग भाग जाते हैं, लोग चले जाते हैं। अभी कांग्रेस में देखिए पूरा एक मिजाज जब बन जाता है ना, अभी देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, कर्नाटक में क्या हुआ था। ठीक है, मैं उधर बाद में जाऊंगा। आरजेडी के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तौकीर आलम साहब। तौकीर आलम साहब, क्या आपने तोड़ा है या वो जुड़ गए आपसे? एकदम सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि सीमांचल के लोगों ने आरजेडी के साथ थे और आज भी है। एक मौजूदा हालात में दो भाइयों की लड़ाई में अगर एक भाई जीत गया तो हमें थोड़ा सा तो तकलीफ हुआ, लेकिन जब यह समझ में आया कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है, डबल इंजन की सरकार सीमांचल क्षेत्र को अपने बिहार के विकास से वंचित कर दिया, सारी समस्याएं सीमांचल में विराजमान हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये बरसात का मौसम आ रहा है और लगातार बरसात के मौसम में बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र सीमांचल, और इसमें उनके एमएलए जो जीते हुए हैं, कल के वो हमारे भाई थे और उनका आना हमारे लिए मोस्ट वेलकम है। हमने कभी किसी को तोड़ा नहीं, हमने तो हमेशा ए टू जेड समाज के मुमताज साहब प्लीज मैं आपके पास आऊंगा। इस तरह से बात करेंगे तो बात समझ में नहीं आ पाएगी। 2020 से अब तक सीमांचल प्रदेश के लोगों को, उनके प्रत्याशी जो जीत कर गए हैं, उनको विकास की धारा बातें नहीं दिख रही थी। लेकिन तौकीर साहब, मेरा सवाल यह है कि भाई आप कोई सत्ता में है क्या? आप क्या विकास की धारा पाएंगे वहां पर? अरे हमारी जो पार्टी की जो संख्या बल है, इंशाल्लाह रहमान, इन्होंने हमारे साथ धोखाबाजी करके हमारे साथ चीटिंग करके उन्होंने जो सरकार बनाई है वो बहुत इंतजार। मैं तौकीर साहब से पूछना चाहता हूं, साहब, नहीं, अबू हुरैरा नहीं, मुमताज साहब, विसाल आजम हूं मैं, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज थोड़ा वेट करें। तौकीर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या इख्तिदार में हैं? भाई 4 एमएलए आपके साथ जुड़ गए तो आप क्या वहां क्या विकास गंगा बहा देंगे आप वहां? नहीं, हमारी उस विधानसभा में हमारी आवाजें बुलंद हो गई,
भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगार जी तौकीर साहब की आवाज हम नहीं सुन पा रहे। विधानसभा के कैंपस में आवाजें जब बुलंद होगी तो जो सरकार है उस पे हमारी बातों को मानने पे मजबूर हो जाएगी और हम अपने सारे विधायकों के साथ, जो कि चूंकि पहले जो हमारी संख्या थी जिसमें 4 बढ़ गए तो हमारी ताकतें बढ़ गई, तो हम वर्तमान सरकार को मजबूर कर देंगे, क्योंकि वो जो विकास की गंगा नहीं बहा रही है, सिर्फ गोल मटोल बातें करके जा रही है, हम उस काम को करने नहीं देंगे। हम तो सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम विकास मांगेंगे, नहीं जिसमें हमारे जो आए हुए 4 विधायकों को ताकत मिलेगी। तौकीर साहब से ठीक है, एक मिनट मुमताज साहब बोले। मैं तौकीर साहब से ये सवाल करना चाहता हूं कि MIM चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे जहां पे हो, कभी भी जब भी इन पार्टियों को जरूरत पड़ती है MIM इनके साथ खड़ी हो जाती है। अभी आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कि MIM तमाम नजरियाती इख्तलाफ के बावजूद वो वहां पे जो अघाड़ी है उसके साथ खड़ी हो गई। ठीक है, मुमताज साहब मुझे आपका जवाब मिल गया। मैं आपसे सीधे जाना चाहता हूं अफजल अब्बास साहब के पास, जेडीयू से हमारे साथ एक सेकंड रुक जाएं। अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफजल अब्बास साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तौकीर साहब कुछ कहने जा रहे थे, कहते कहते रुक गए, वो कह नहीं पाए पूरी बात। लेकिन अफजल साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये बिहार में आने वाले दिनों में किसी बड़े सियासी उलटफेर का एक बाब है? देखिए, अलग अलग असराई लगाया जाता है, इससे सबको आजादी है, लेकिन मैं बता दूं कि बिल्कुल अशरफ सब्जी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एनडीए को जन्म वोट मिला था, एनडीए की सरकार है, जेडीयू के अलायंस पार्टनर या जेडीयू या बीजेपी के अलायंस पार्टनर हो, जो भी हो, हम हमारे सब लोग एक साथ है, सरकार चलेगी। कोई इसमें मतलब जो आप बोल रहे हैं उस पर कोई हमें नजर नहीं आता। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि हम ये आप AIM का सवाल है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने विधायकों को कंट्रोल में ना रख सके, या बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो अपने विधायकों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सके, जिसके बुनियाद पे वो आरजेडी में चले गए। लेकिन मैं सिर्फ एक आरजेडी के लोगों से भी छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। कल तक ये इस पार्टी के लोग जो है, बोले अफजल साहब बोले, कल चिल्ला के ये लोग जो है आरजेडी को कोस रहे थे, बुरा भला कर रहे थे, आज भी आरजेडी में गए, क्या बोलेंगे? लेकिन अफजल साहब, मेरा सवाल एक सिर्फ ये है कि तेजस्वी यादव इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अब बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है, यानी कि बीजेपी नहीं है। तो क्या जेडीयू इस बात से खुश है? देखिए, जेडीयू इसमें खुश होना की बात है। कल तक भी, अभी इसके पहले आरजेडी बड़ी पार्टी थी, उसके बाद से सेकंड में बीजेपी, थर्ड में हम थे, फिर आरजेडी सेकंड पे आगे बीजेपी। तो ये तोड़ जोड़ के जो अपने आप को बड़ा कुनबा दिखाने की कोशिश आरजेडी ने की है, मैं समझता हूं इससे कोई बहुत ज्यादा। तौकीर साहब, इसका क्या मतलब है? इसका मुस्तकबिल में क्या इशारा है? क्या ऐसे कुछ हालात बनने वाले हैं जिसके बाद फिर से ये देखा जाए कि कौन बड़ी पार्टी, किसको पहले बुलाया जाए, किसको बाद में बुलाया जाए? कुछ ऐसा होने वाला है क्या? अपना कद बढ़ाना है ये। देखिए, इनका जो कहना है जी, हम किसी भी पार्टी के विधायकों को तोड़ा नहीं। ठीक है, ओके। हमारा जो एजेंडा है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ओवैसी की विधायक, जीते हुए विधायक को मैंने हमेशा, हमारा जो रिश्ता रहा है, जो पहले से भी रहा और आज भी रहा है, उनकी जो हालात है सीमांचल की, जो बद से बदतर की हालात है, उसको विकसित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। और हम भाई, अगर हालात को बेहतर करना चाहते थे तो वो जेडीयू में जा सकते थे। जेडीयू अभी पावर में है, तो जेडीयू आरजेडी में आकर क्या मिलने वाला है? ना, वो तो धोखा दे रही है ना, वो विकास के नाम पर लूट रही है। हर क्षेत्र में विकास कर कहां रही है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, उनके यहाँ तो भ्रष्टाचार का तो अंबार लगा हुआ है। सरकार बनाने का मौका, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी जो भी बढ़कर आई है। तौकीर साहब, अभी जब आपको सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा, अगर अभी जेडीयू आ जाएगी तो अभी आप सरकार बनाने के लिए हाथ मिला लेंगे, फिर आपको कमी नजर नहीं आएगी, फिर आपको धोखा नहीं नजर आएगा। हमने तो डबल इंजन की बात किया है, हमने डबल इंजन की बीजेपी 2015 में। अफजल अब्बास साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि कुछ कहीं खिचड़ी अंदर पक तो नहीं रही है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल
के जो एजेंडे हैं वो आज भी विराजमान है, आज भी पटक पर रखे हुए हैं। ठीक है, टॉकी साहब एक मिनट रुक जाए अफजल साहब बोले जल्दी से। जब तक ये समस्या समाधान नहीं होता तब तक जी ये पहले अपने दामन को देखने की कितना पाक है जी। 15 साल की हुकूमत इनकी कितनी अच्छी रही है, विकास हुआ है हिंदुस्तान अब वो नैरेटिव छोड़ दीजिए 15 साल वाला, वो नहीं चलेगा अब ज्यादा। असफर शमसी साहब जल्दी से कुछ बोल दीजिए, वक्त बहुत कम है। कोई खतरा, क्या सरकार पे कोई खतरा आ सकता है आगे? असफर साहब मैंने पहले कहा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है जी, इसीलिए ये लोग कुछ भी सोचे, ये सरकार पूरा 5 साल कार्यकाल नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा करेगी, एनडीए के नेतृत्व में पूरा करेगी और जो डेवलपमेंट और विकास का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।